अपने ऊपर और किसी के भी ऊपर से अधिक विश्वास था। यदि वे स्वयं किसी काम में ना जाएं और मेरे जैसे किसी नौसिखिए को ही भेजा जाए तो उन्हें ऐसा ही लगता रहता था कि अरे लड़के हैं, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर डाले। दल के पास पैसे की तंगी तो सदा ही रहती थी। एक बार हालत बहुत ही खराब हो गई। यद्यपि काकोरी कांड के बाद पैसे के लिए डकैती करने की नीति आजाद को बिल्कुल पसंद ना पड़ती थी, परंतु परिस्थितियों से मजबूर होकर एक मंदिर में डकैती करने का प्रस्ताव मानना ही पड़ा। इसके लिए यह तय हुआ कि साथी शिव वर्मा मुझे और राजगुरु को अपने साथ ले जाएं। आजाद ने स्वीकृति तो दे दी, मगर स्वयं बड़े उदास हो गए और बात बात पर झुंझलाने और खींचने लगे। मैंने जो आजाद को बिगड़ते हुए देखा तो शिव वर्मा से पूछा, भाई क्या मामला है? आज पंडित जी बात बात पर बिगड़ उठते हैं, क्या बात हो गई? शिव वर्मा केंद्रीय समिति के सदस्य थे। मुझे उनसे ऐसी कोई बात पूछनी नहीं चाहिए थी, मगर उन्होंने कहा, बात कुछ नहीं है, हम लोग एक्शन पर चल रहे हैं। आजाद को हम नहीं जाने देना चाहते और वे यद्यपि कहते नहीं हैं, परंतु उनके मन में है यही कि यदि वे एक्शन में ना हो तो एक्शन ढंग से हो ही नहीं सकता। क्या मुसीबत है, हम इन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये है कि फनफना उठते हैं, मगर इन्हें इस प्रकार कुड़ते और कुशंकाएं करते छोड़ जाना भी तो अच्छा नहीं है। देखो पंडित जी अभी खुश हुए जाते हैं, बस इनसे साथ भर चलने को कह दूं। शिव वर्मा आजाद के पास गए और बोले, पंडित जी जो लोग एक्शन पर जा रहे हैं वे सब हैं तो जोशीले, मगर हैं अनुभवहीन ही। केवल जोश से ही काम ठीक नहीं होता। मुझे लग रहा है कि आप साथ चलें तो अच्छा ही रहेगा। पंडित जी को और क्या चाहिए था? तुरंत बोले, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम इस कैलाश को लिए जा रहे हो, ठीक है, मगर मौके पर क्या लुक लुक कर बैठे? मैं रहूंगा तो ठीक से काम करेगा, मैं तो चलता हूँ। और पंडित जी की सब झुंझलाहट फुनफुनाहट दूर हो गई। शिव वर्मा मुझे आंख का इशारा करके मुस्कुराए। इस संबंध में इतना और कह दूं कि मंदिर की डकैती की योजना पूरी नहीं हुई। कुछ परिस्थिति ही ऐसी हो गई कि ऐन मौके पर ही यदि आजाद ने योजना को छोड़ ना दिया होता तो अवश्य कुछ गड़बड़ हो जाती, खामखा दो एक खून हो जाते और बहुत बुरा होता। यदि आजाद वहां ना होते तो एक तो हम लोग संभवतः परिस्थिति को इस रूप में समझ भी ना पाते और फिर हम लोगों को योजना छोड़ देने में यह संकोच होता ही। लो बड़ी हौस से एक्शन करने चले थे और लौट चले खाली हाथ। अतएव हम लोग कुछ गड़बड़ ही कर डालते, परंतु आजाद के मौके पर होने ने और उनके ठंडे दिल से परिस्थिति को समझ लेने ने कुछ गड़बड़ नहीं होने दी और हम लोग वापस लौट आए। हम लोग बड़े उदास थे, मैं तो बहुत ही उदास था। लौटते समय रास्ते में हमने देखा एक महाशय एक चौराहे पर कुछ पूजा उतारा चढ़ा गए हैं। आजाद बोले, उसमें कुछ पैसे वैसे नारियल वारियल हो तो उठा ला, 1.25 रुपया और मिठाई हो तो क्या कहना, खाली हाथ लौटना तुझे बुरा लग रहा है ना। मैं पूजा के पास पहुंचा, मगर उसमें कुछ भी नहीं था, न पैसे न मिठाई न नारियल। मैं झुंझलाकर उतारे में 2 ठोकरे मारकर उसका दीपक लुढ़का बुझाकर लौट आया। आजाद बोले, क्या लाया? मैंने उसे झुंझलाहट से कहा, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था। आजाद ने पूछा, दीवा काहे का था, तेल या घी का? मैंने कहा घी का। आजाद बोले, देखो कहा था ना मैंने, तू वक्त पर कुछ ना कुछ लुक लुक कर ही डालता है। अबे दीपक को बुझाकर घी पी जाता, तूने उसे यूं ही मिट्टी में मिला दिया है ना मूर्ख। आज सवेरे किसका मुंह देखा था तूने? मैं झुंझलाया हुआ था ही, कह दिया आपका। आजाद हंसकर बोले, अबे मेरा मुंह देखा होता तो कुछ करके ना आता, आईना देखा होगा आईना। बिल्कुल, प्रात लेई जो नाम हमारा, तहा दिन ताही न मिले आहारा हो। अस्तु हम लोगों को
हंसाने की चेष्टा करते आजाद बिना किसी मलाल या उदासी के लौट आए। किसी उद्वेग जोश या मिथ्या डिंग के वशीभूत होकर आजाद कभी कोई काम न करते थे। परिस्थिति के ठंडे तर्क को ही वे संभवतः महत्व देते थे। उनसे यदि इस तर्क को शब्दों में व्यक्त करके समझा देने को कहा जाता तो उसे वे शायद किसी दूसरे को न समझा पाते। परिस्थिति को सूंघ सकने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। झांसी के मास्टर रुद्र नारायण सिंह के द्वारा आजाद का परिचय बुंदेलखंड के कुछ राजाओं और ठाकुरों से भी हो गया था। इनमें से कुछ को आजाद ने अपना सही परिचय भी बता दिया था। झांसी के पास एक राज्य के एक सरदार के यहाँ भी वे कुछ दिन रहे और वहां पर भी उन्होंने हम झांसी के पार्टी के सदस्यों को निशाना लगाना, शिकार करना आदि की शिक्षा का प्रबंध किया। आजाद के यहाँ रहने के संबंध में एक बात उल्लेखनीय है। इस राज्य के तत्कालीन राजा के विरुद्ध सरदार साहब और उनके कुछ अन्य साथी रुष्ट थे और उन्हें मार्ग से हटा देना चाहते थे। उन्होंने अपने अभिष्ट के लिए संभवतः उनका व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्रबल था, जाहिर उद्देश्य बड़े आदर्शपूर्ण बना रखे थे। उन्होंने आजाद के द्वारा यह काम करवाना चाहा और उसके लिए पार्टी को बहुत सा धन मिल जाने का प्रलोभन दिया। आजाद पहले यूं ही हूं हां करते रहे। दल से सहानुभूति रखने वाले एक सज्जन ने भी आग्रह किया कि क्या हर्ज है, राजा को उड़ा दिया जाए और रुपया दल के लिए ले लिया जाए। उनका तर्क था कि जब धन के लिए शुद्ध डकैतियां तक कर ली जाती हैं और उनमें कभी खून भी हो ही जाता है, सो भी बिल्कुल निर्दोषों का, तो यदि इस निकम्मे विलासी दुराचारी राजा को उड़ाकर धन ले लिया जाए तो बुरा क्या है। दल के सदस्यों के साथ व्यवहार और बातचीत में आजाद बड़े स्पष्टवादी और कट्टर सिद्धांतवादी रहते थे, परंतु बाहर वालों के साथ, विशेषतः दल के साथ सहानुभूति रखने वालों के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही मोहक और कूटनीतिपूर्ण रहा करता था। वे कभी ऐसी कोई बात वर्ष भर नहीं ही करते या कहते थे जिससे दल से सहानुभूति रखने वालों को बुरा लगे। अतएव इस प्रस्ताव को उन्होंने उनके सामने भी यूं ही हंसकर और उनकी कुछ कठिनाइयां और कुछ बुराइयां भी बताकर टाल दिया। परंतु हम दल के सदस्यों में से किसी ने इस प्रस्ताव के समर्थकों के तर्क पर विचार करने को कहा तो आजाद बड़ी दृढ़ता और घृणा से बोले, हमारा दल आदर्शवादी क्रांतिकारियों का दल है, देशभक्तों का दल है, हत्यारों का नहीं। पैसे हों चाहे ना हो, हम लोग भूखे पकड़े जाकर फांसी भले चढ़ा दिए जाएं, परंतु ऐसा घृणित कार्य हम लोग नहीं कर सकते। बाहरी लोगों से अपने व्यवहार में आजाद